तो एक्सरसाइज में कहाँ तक किए? फोर तक हो गया था, फोर तक हो गया है ना, उसके आगे किए आप लोग? चलिए फिफ्थ है यह फ्रॉम रियल टू रियल में परिभाषित फलन। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये है 1 अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी। फिर एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी अगर x क्या हो जाए 0, और फिर -1 होगा अगर x क्या हो जाए लेस देन 0। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 ही है। 4 नहीं 4 नहीं, ये है आपका सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना। अभी देखो कब आता है, ऐसे था ना। अब इसमें अलग अलग केस लगा दीजिए, अगर x ग्रेटर देन 0 हो जाए, x इक्वल टू 0 हो जाए, फिर x लेस देन 1 हो जाए ना। ग्रेटर देन के लिए क्या मिलेगा 1, 0 के लिए इसने क्या बना कर रखा है 0, और लेस देन के लिए क्या बना कर रखा है -1 ना। अब आपको इसमें दिखाना है द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन। अच्छा नाम भी लिखा इसने, ये चिन्ह फलन ही है ना, ये है आपका चिन्ह फलन, ना तो इकाई है और ना आच्छादक, ये आपको दिखाना है। तो इकाई के लिए अब इकाई दिखाइए। अब आप चाहें तो सबके लिए दिखा सकते हैं, ग्रेटर देन के लिए भी लेस देन के लिए भी, और फिर यहाँ 0 के लिए क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना। अब इसका मतलब क्या है, सबके सब पॉजिटिव नंबर, क्या क्या मिलेंगे इसमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऐसे और क्या मिल जाएंगे 1/2 भी मिल जाएंगे ना, √2 मिल जाएगा, √3 मिल जाएंगे, है कि नहीं। ये सबके सब 0 से बड़े हैं ना। और आपको ये भी मिल जाएगा पाई 22/7 मिलेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर अर्थात ये पॉजिटिव रियल नंबर ना। तो अगर मैं x का मान कितना ले लूं 1 ना, 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। फिर अगर मैं x का मान 2 ले लूं तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगा। इसमें कहाँ आएगा 2 कैसे। अगर 2 लेंगे तो यहाँ जब रखेंगे x का मान 2 तो बराबर कितना आएगा, ध्यान देगा हम लोग केवल इसके लिए बात कर रहे हैं, इन सबको देखना ही नहीं है ना। जैसे जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं उसी को देखते हैं, अगल बगल भी देखते हैं क्या, नहीं देखते ना, जनरली यही होता है, इससे बात किया जाता है कि लोग उन्हीं देखते हैं, सबको देखते नहीं है। ऐसे यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं, हम लोग केवल इसी को देखेंगे कि इसके लिए फंक्शन क्या परिभाषित है, बाकी को देखना नहीं है ना। अगर देखेंगे तब बात नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए, अब इसका मतलब ये सारे नंबर्स होंगे ना। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा और समझना चाहें अच्छे से तो इसको ऐसे लिख लो, x ग्रेटर देन 0 के लिए ना। अब यह ग्रेटर देन 0 को चाहे जो x का मान हमने क्या रख दिया 1, बताओ यह 1 बराबर क्या आएगा 1। अगर 2 रख दिया तब यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आएगा तब भी 1 आएगा। अगर 3 रख दिया जाए तब भी 1 आएगा। ये किस प्रकार का फंक्शन हो गया,
ऐसे फलन को क्या बोलते हैं? ये हो गया कांस्टेंट फलन ना, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। तो अब बताओ यहां से f1 बराबर f2 है कि नहीं? और सब तो सब कितने हैं? 1 है। लेकिन किंतु क्या 1 2 के बराबर है? नहीं है। तो क्या एक ही होगा? नहीं होगा ना। क्या ऐसे लिख सकते हैं? अब ऐसे अगर इसके लिए लेंगे तब, इसके लिए लेंगे तो क्या होगा? अब इसलिए बात करिए, इसमें सब क्या होंगे? दैट इज आर निगेटिव, यानी सब के सब निगेटिव नंबर ना। अब यही सब निगेटिव लगा दो, सब के सब निगेटिव, तो हमको क्या मिलेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू -1, एफ एक्स इज इक्वल टू -1। अब क्या रखा जाए? यही सब निगेटिव लगा रखिए, एक्स की वैल्यू -1 रखिए, तो क्या मिलेगा? -1 बराबर -1। अब -2 रखेंगे तब भी -1, -3 रखेंगे तब भी -1। अब ऐसे अगर हम लोग -√2 रख दें, -√2, फिर भी कितना आएगा? अब यहाँ देखो कि f -2 की वैल्यू f -√2 की वैल्यू के बराबर है, वो भी कितना? -1। लेकिन क्या -√2 के इक्वल है? नहीं है। एक ही होगा? नहीं होगा ना। आगे समझ में? चलो अब हम लोग इसको यहाँ कैसे लिखेंगे? कि f1 पर फंक्शन की वैल्यू और f2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। कोई भी ले लो एग्जांपल, जब नहीं कि 1 2 ही लो, जो मर्जी करे वो ले लीजिए। देखो अगर इसको हम लोग उस तरीके से लिखेंगे कि माना प्रांत के दो कोई स्वेच्छ अवयव होंगे तो कितने? इनफाइनाइट, है ना। स्वप्रांत में भी कितने? इनफाइनाइट। यहाँ से कोई दो अवयव मान लो, कोई दो अवयव जो मर्जी करे, हमने ले लिया x1 और x2 ना। तो x1 पर जो वैल्यू आएगी, x2 पर जो वैल्यू आएगी, x2 पर जो वैल्यू आएगी बराबर होंगे। किंतु किंतु क्या x1 x2 हमेशा बराबर होना जरूरी है? नहीं होगा ना। ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ना। तो ये ऐसा आप तब लिख पाएंगे जब ये एग्जांपल आप जानते रहेंगे। देखो ये क्या हो गया? x1 हो गया, ये क्या हो गया? x2। x1 पर वैल्यू मान लिया गया 1 आ गया, x2 को वैल्यू क्या आ गया? क्या आ गया? वो भी 1 आ गया। और यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, बिलोंग्स टू आर कर रहा है, उसके साथ साथ x1 x2 ग्रेटर देन 0, यानी हम लोग इस वाले केस में जाएंगे। ठीक है। तो एग्जांपल समझ में आ गया ना। चलो हम लोग ऐसे करते हैं इस टाइप से। अब लिखो यहां से, माना प्रांत आर का या आर के कोई दो स्वेच्छ अवयव, कोई दो स्वेच्छ अवयव x1 व x2 है ना। अब यहां पे क्या करेंगे? तो f x1 निकालिए, ये क्या देगा? 1 देगा ना। एंड x2 पर वैल्यू क्या आएगी? वो भी 1 आएगी। लेकिन ध्यान रहे x1 x2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आल्सो बिलोंग्स टू, लिख दिया x1 x2 बिलोंग्स टू, x1 x2 ग्रेटर देन 0, यानी x1 भी 0 से बड़ा होगा और x2 भी। या तो फिर यहाँ ना लिखो, यहाँ लिखो x1 ग्रेटर देन 0 और यहाँ लिखिए x2 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 किस में जाएगा? इसमें। अब x1 का मतलब क्या है? मान लो आपने 1 ले लिया। x2 का मतलब क्या है? मान लो आपने 2 ले लिया ना। तो 1 रखेंगे
यहाँ पे तो 1 आएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी 1 आएगा। अभी आपने एग्जांपल देखा ना, तो क्या लिखेंगे, यदि f x1 बराबर f x2 बराबर 1 किंतु x1 और x2 का बराबर होना जरूरी है? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। कब हो सकता है? जब हमने x1 का मान भी 1 ले लिया और x2 का मान भी 1 ले लिया, है ना। दोनों को वैल्यू अगर 1 1 लेंगे तो हो जाएगा, और फिर अगर 1 1 नहीं लेंगे यानी सेम वैल्यू नहीं लेंगे तो फिर ये बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे, ठीक है ना, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, R ना। लेकिन x1 या x2 कहां से होंगे, ग्रेटर देन 0 ना। तो फिर क्या एक ही होगा, नहीं होगा ना। यहाँ देखिए फंक्शन की वैल्यू x1 पर फलन का मान x2 पर फलन का मान बराबर है, वो भी 1 के बराबर है, बशर्ते x1 x2 ग्रेटर देन 0 लिया गया। तो ये x1 और x2 बराबर नहीं होगा ना। हर x1 x2 जो R में बिलोंग करते हैं। ये तो हम लोग इसके लिए काम कर लिए, इसके लिए। अब देखो 0 है, 0 है ना, यहाँ तो केवल एक ही मिलेगा, केवल 0, केवल 0 मिलेगा। यानी x1 की वैल्यू भी 0 ले लीजिए, x2 की वैल्यू भी 0 ले लो, तो 0 मिल जाएंगे, बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो फेल हो गया। यहाँ भी चेक करिए, इसके लिए क्या लिखें, या करके लिख सकते हैं कि x1 पर फलन की वैल्यू, अब देख लिए हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं, इधर को देखना ही नहीं है। तो x1 पर फलन की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, लेकिन कब, जब x1 ग्रेटर लेस देन 0 ना। एंड x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, लेकिन ये क्या होगा, लेस देन 0। अब देखो ये दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है, लेकिन क्या ये x1 या x2 बराबर होना जरूरी है, नहीं ना। जैसे हमने क्या ले लिया, x1 का मान -1, x2 का मान -2, तो -1 पर फलन का मान -1 आएगा, -2 पर फलन का मान -1 आएंगे। तो -1 बराबर है, लेकिन -1 -2 के बराबर नहीं है। तो किसका डिफिनेशन बनाता है, बहुएकी का, अर्थात एकेकी नहीं है ना। यहाँ लिखेंगे, यदि f x1 बराबर f x2 इज इक्वल टू -1 है, किंतु x1 not equal to x2 for all x1 x2 belongs to R and x1 x2 also less than 0 ना। और अगर आप केवल ऐसे लिख देंगे कि x1 बराबर, x1 पर फलन का मान 1, x2 पर फलन का मान 1 ना, तो फिर यहाँ गलती हो जाएगा, क्योंकि अब आपने क्या लिया है, x1 x2 0 से बड़ा लिए हो, 0 से छोटा लिए हो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन ना। और भी क्या बोलेंगे, ये पीस वाइज है। पीस वाइज का मतलब, यानी पीस वाइज फंक्शन का मतलब है कि अलग अलग कंडीशनों पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कह देंगे, इसलिए f एकेकी नहीं ना। अब आच्छादक कुछ नहीं, आच्छादक के लिए क्या होगा, अब इसको ऐसे समझिएगा, f है फ्रॉम रियल टू रियल ना। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो हम लोग सिंपल वाला एलिमेंट लेते हैं ना, इससे आसानी से, और बाकी इसमें रियल में जितने भी एलिमेंट है सब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -1 -2 -3, ठीक है। तो 0 का इमेज 0 पे जा रहा है, फ्री इमेज। अब चलिए यहाँ से, यहाँ क्या कर रहा है कि x ग्रेटर देन 0 डोमेन में अगर x की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो, तो 0 से बड़ी है यानी ये सब, तो इमेज कहाँ जा रहा है, जाएंगे ना। फिर अगर हम लोग निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव के लिए तो कहाँ जा रहा है, ओ सॉरी गड़बड़ हो गया, ये ऐसे
ना, आया समझ में? अब यहाँ देख के क्या पता चलता है बताइए, देख के कुछ पता चल रहा है क्या? कि सह प्रांत का अवयव, या फिर देखो ऐसे करिए हम लोग यहाँ पे ना रेंज और सह प्रांत वाला लगा देते हैं, है ना? बताओ इस फलन का रेंज परिसर क्या होगा? चलिए फलन, देखिए यहाँ पे यफ का परिसर, यफ का परिसर क्या होगा? प्रांत जिस पर जाकर इमेज बनाएगा, इमेज किस पर बना रहा है? -1 पर, 0 पर और 1 पर ना, तो परिसर क्या मिला? -1, 0, 1, यानी ये 3 एलिमेंट आए ना। तो क्या लिखोगे? अच्छा सह प्रांत क्या है? यफ का सह प्रांत क्या है? पूरा ये ना, पूरा का पूरा रियल लिख देते हैं, कोई दिक्कत? पूरा रियल का मतलब क्या? बताओ बताओ, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट। और इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो बराबर होंगे? नहीं होंगे ना। अच्छा ये वाला इसमें जाएगा या ये वाला इसमें जाएगा ना, इक्वल होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर अगर हमको आच्छादक सिद्ध करना है परिसर और सहप्रांत की सहायता से, तब परिसर सहप्रांत बराबर होने चाहिए। यहाँ बराबर है क्या? नहीं है, तो लिखेंगे सिंस एफ का परिसर नॉट इक्वल टू एफ का सहप्रांत। बताओ किसका परिभाषा है? आच्छादक नहीं है, या कह दो अंतरक्षेपी का ना, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ तो पता ही होगा, ग्राफ इसका कैसे बनाया गया था? ग्राफ कुछ ऐसे ना, यहाँ क्या था? 0। चलो 1 1 चेक करिए, 1 1 ये क्या है? सहप्रांत है, तो ग्राफ सहप्रांत में फैला होना चाहिए, तब अगर एक आंटू बोलना है तब आच्छादक। लेकिन ग्राफ कहाँ तक फैला है? ये देखो, केवल यही है, केवल यही है बस, ठीक है ना। जैसे गांव वगैरह में जब जमीन का मैटर उटर होता है ना, बोलेंगे डांड बना है ना, बस यहीं तक है, आगे कदम मत रखना नहीं तो हमारा पैर काट लेंगे, है कि नहीं? ये इसकी बाउंड्री है, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके नीचे नहीं जा सकते। और यहाँ देखो खूंटा गड़ा है ना, बस यहीं तक रहना है। ये क्या बांध दिए? मेड़ बांधे हैं, बस यहीं तक टहलो ना, खूब डांस करो, यहाँ इधर आना मत, नहीं तो फिर आंटू हो जाएगा, है ना। तो ग्राफ कहाँ तक फैला है? केवल ये यहाँ तक, बस इतने ही है, ये सब यहाँ है, यहाँ बीच में क्या हो गए? खाली। और ये क्या कर रहा है? सब भरा हुआ है, तो बीच में खाली है ना। तो क्या ग्राफ इस पूरे में फैला है? पूरे का मतलब है सहप्रांत में फैला है? नहीं फैला है, इसलिए आच्छादक नहीं है। दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, सहप्रांत से होकर जाने वाली वो लाइनें जो x अक्ष के समांतर है, ग्राफ को कम से कम एक जगह काटना चाहिए। सहप्रांत में हम लाइन खींचे x के समांतर, वो ग्राफ को कम से कम एक जगह काटना चाहिए। लो हम लोग यहाँ काटे, यहाँ खींचे, कितनी जगह काटा? अनंत जगह ना, अनंत जगह काटा, सही बात है। लेकिन यहाँ खींचे तब यहाँ कट किया, इस वाले भाग में नहीं, इधर कट किया नहीं, इधर कट किया नहीं, कट किया ना, इसलिए आच्छादक नहीं होगा, बाई ग्राफ वाला हो गया। एक के लिए चलिए वही रूल है, x अक्ष के समांतर लाइन खींचिए, सब प्रांत से होकर के जाए ना, और ग्राफ को एट मोस्ट 1 पॉइंट पर कट करे, अधिकतम एक बिंदु पे। लेकिन ये देखो कितनी जगह कट कर रहा है? इनफाइनाइट जगह, इसलिए 1 1 होगा? नहीं होगा, वेरीफाई कर लो, देख लो यहाँ, है ना। ये क्या हो गया? नाइदर 1 1 नार आंटू, नाइदर 1 1 नार आंटू, ना तो 1 1 है और ना तो आंटू, नार आंटू। चलो फिलहाल यहाँ जाना नहीं है, हम लोग ये देखना है, समझ में आगे? कोई दिक्कत नहीं इसमें?
अब है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि F फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A इस प्रकार है कि F ऑफ ऑर्डर पेयर AB इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर BA एक एकाएकी आच्छादी फलन है। तो एकाएकी आच्छादी के लिए क्या दिखाना है, एकाएकी आच्छादी के लिए क्या दिखाना होगा, तो F दिया हुआ है A क्रॉस B टू B क्रॉस A में परिभाषित फलन, परिभाषित फलन क्या है कि F ऑफ AB इज इक्वल टू A। अब बताया गया था ना फंक्शन माने क्या, मशीन ना। देखो इस मशीन में क्या एंट्री कराया गया, ऑर्डर पेयर AB निकल कर क्या आया, ठीक है ना। तो फंक्शन लाइक एज मशीन ना, खच 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 चलेगा, उल्टा उल्टा करके निकाल देगा, है ना। अब हमको क्या दिखाना है, एकाएकी और आच्छादक। अब यहाँ पर समझो, अब जो हम लोग एलिमेंट लेंगे एकाएकी के लिए कहाँ से लेंगे, ये क्या है, क्या है, इसे क्या बोलेंगे, प्रांत। इसे क्या बोलेंगे बताओ, प्रांत के अवयव और सह प्रांत के अवयव दिखने में कैसे हैं, दिखने में कैसे होंगे, क्रमित युग्म के रूप में। तभी जो हम लोग एलिमेंट लेते थे कि माना प्रांत का अवयव x1 है, सह प्रांत का अवयव y है, लिखते थे ना ऐसे। हाँ बताओ, शायद नहीं करेगा, कर सकता है। हाँ चल, अगर सेट A और B बराबर हो जाए तो सेम हो जाएंगे, है ना। और सामान्य रूप में ये दो क्रमित युग्मों का दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल सामान्य रूप में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना। अच्छा चलो पहले हम लोग थोड़ा इसका बना ले तो एग्जाम्पल, तब आपको खूब अच्छा समझ में आएगा। देखो हम थोड़े टाइम के लिए ले लिए A की वैल्यू 1 2 3 और B में वैल्यू ले लिए कितना AB, चलेगा ना। अब पहले क्या निकाल लो, A क्रॉस B निकालिए, क्या आएगा, A क्रॉस B निकालिए, 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर 2 का गुणा फिर से करेंगे, 3 का गुणा सबसे करेंगे। तो कार्डियन प्रोडक्ट में एलिमेंट पेयर वाइज लिखे जाते हैं, तो क्या मिलेगा, ऑर्डर पेयर 1A, ऑर्डर पेयर 1B, फिर ऑर्डर पेयर 2A, 2 का गुणा करिए, फिर 2 का गुणा B में करेंगे, 2B, 3 का A में, फिर 3 का B ना। अब B क्रॉस से निकालिए, तो B क्रॉस A का रूल क्या था, उनका ऑर्डर चेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा A1 B1 A2 फिर B2 A3 B3, आ गया समझ में। चलो इसको इतना हम लोग रखते हैं, जब आच्छादक प्रूफ करेंगे फिर वहां ऐसे ले सकते हैं ना। दिया था ए कोई क्या है, ए ओ बी समुच्चय है, कुछ भी ले लो, लेकिन नॉन इम्पटी लेना है, इम्पटी ले लेंगे रिलेशन बनेगा ही नहीं, अगर बनेगा रिक्त समुच्चय कोई नया चीज मिलेगा भी नहीं, इसलिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, नॉन इम्पटी सेट ना। एकाएकी के लिए कितने एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट, कहां से, प्रांत से। तो वो एलिमेंट किस टाइप के होंगे, पेयर वाइज ना। तो मान लो, माना प्रांत ए क्रॉस बी का कोई दो स्वेच्छ अवयव, अब कोई दो का मतलब कोई भी दो स्वेच्छ अवयव क्या क्या लें, तो देख लो ए क्रॉस बी ऐसे ही है ना, तो पेयर वाइज है कि नहीं, और दो पेयर उठा लो जो मर्जी करे, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, चाहे ये और ये लो, कोई दो उठा लो जो मर्जी करे ना। तो हम लोग जनरल एलिमेंट लेके चलते हैं, नाम दे दिए A1
B1 व A2 B2 हैं। देखो इसीलिए कहा जाता है ना, जो क्वेश्चन दिया है फंक्शन किस प्रकार के सेट से किस प्रकार के सेट पर डिफाइन किया गया है, और जिस प्रकार के सेट से डिफाइन किया गया है, जिस प्रकार के सेट पर, वह सेट दिखने में कैसा है, उसका एलिमेंट दिखने में कैसा है ना। यहाँ देखो सेट कैसा है, ए क्रॉस बी कार्डियन प्रोडक्ट है। एलिमेंट कैसे होंगे, पेयर वाइज होंगे। हम लोग एलिमेंट कैसा मानेंगे, पेयर वाइज मानेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इस पर वैल्यू, जैसे हम लोग यहाँ x1 मानते थे x2 मानते थे ना, तो क्या निकालते थे, x1 पर फलन का मान और x2 पर फलन का मान। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, इस पर फलन का मान निकालिए। तो f a1 ऑर्डर पेयर a1 में, अब इस पर वैल्यू निकालिए, उठा कहाँ रखेंगे, यहाँ, और ये मशीन है क्या करेगा ना, उल्टा कर देगा, तो क्या निकलेगा, सही बात है। अब क्या करना है, अब इस पर निकालिए वैल्यू A2 B2, अब फिर से इसमें रखेंगे मशीन में, क्या करेगा, खटखट उल्टा करेगा, तो क्या आएगा B2 A2। अब इसके बाद क्या रूल है, इन दोनों की वैल्यू बराबर करिए, है ना। तो यदि F ऑर्डर पेयर A1 B1 ऑर्डर पेयर A2 B2 पर फलन की वैल्यू बराबर हैं, तो ये वैल्यू है कितनी, ये, फिर ये क्या हो गया B2 A2 हो गया। ये क्या है, क्रमिक युग, ये भी क्या है, क्रमिक युग। यहाँ क्या कर रहा है, बराबर है, लेकिन बराबर दिख रहा है क्या, नहीं ना, इसने कह दिया कि नहीं, अब कह दिया बराबर हो चाहे भाड़ में जाए ना, हम लोग बराबर कर लेंगे। तो दो क्रमिक युग बराबर हैं, तो हम लोग क्या बोलते थे, पहला पहले के बराबर, तो B1 इज इक्वल टू B2 एंड दूसरा दूसरे के बराबर, तो क्या मिलेगा A1 बराबर A2, सही है ना। चलो, दिस इंप्लाइज दैट, अब अगर आपको एकाएकी प्रूफ करना है ना, अगर एकाएकी प्रूफ करना है, ये दोनों बराबर आने चाहिए कि नहीं, आने चाहिए ना। अगर एकाएकी प्रूफ करना है तो ये दोनों आपस बराबर आने चाहिए। चलो, अगर मैं लिख दिया A1 B1, सही है ना। अब ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, देखो A1 किसको कहा दिया, यहाँ बोला है ना A1 किसके बराबर है, तो बताओ मैं यहाँ रख सकता हूँ कि नहीं, तो क्या हो जाएगा कॉमा, अब B1 का स्थान पे क्या रख दूं, यहाँ, सही है। तो हमने स्वेच्छ अवयव A क्रॉस B से लिया इस टाइप का, जब इस टाइप का आपने लिया तो इसकी वैल्यू फंक्शन में रखिए, ये ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है, ऐसे मिल गया। अब इस पर फंक्शन को निकालिए, फिर से ये मिल जाएगा। अब एक ही प्रूफ करना होता है तो हम लोग बोलते थे f x1 बराबर f x2 अगर है तो एक ही दिखाना है x1 बराबर x2 आ जाना चाहिए, अर्थात ये बराबर आ जाना चाहिए। तो जैसे हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ रख दिए, इसकी वैल्यू यहाँ रख दिए, तुरंत बन गया क्रमिक युग। हम लोग क्रमिक युग पढ़कर आए हैं ना बहुत देर से, तो क्या होता था उसमें, अगर दो क्रमिक युग बराबर कहना है तो पहला अवयव पहले के बराबर, पहला घटक पहले के बराबर, दूसरा घटक दूसरे के बराबर, यहाँ तक कर लिए। अब एक ही सिद्ध करना है, ये और ये आपस बराबर आना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर हम A1 B1 ले लें, बताओ A1 के स्थान पर A2 रख सकते हैं, B1 के स्थान पर B2 रख सकते हैं ना, ऐसे बनेगा। क्या दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे ना, क्यों होंगे, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। अब देखो ये मिल गया। अब यहां से लिखिए f ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू ये, तो आप यहाँ जो लेते थे वही यहाँ बराबर आता था, है ना। f x1 बराबर f x2, दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2 हो जाए, एक ही बोल देते थे। क्या एक दो के लिए ऐसा होता था, नहीं, फॉर ऑल। तो क्या लिखोगे, फॉर ऑल A1 B1 A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, इक्का दुक्का के लिए नहीं, A क्रॉस B के हर वो एलिमेंट जो इस टाइप का होगा सबके लिए। तो किसकी परिभाषा बन गई, किसकी परिभाषा बनी, एक की ना, इसलिए f एक फलन है,
ना। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। सेट पहचानना है कि सेट किस टाइप का है, पहचान में आ जाए तो उसका एलिमेंट कैसा होता है दिखने में, लिखे कैसे जाएंगे। तो कार्डियन प्रोडक्ट था तो एलिमेंट पेयर वाइज आएंगे। हम लोग समझने के लिए कुछ एग्जांपल ले लिए ना। अब यही एक रास बी है, हमने नाम दे दिया, इसका कोई दो अवयव इस टाइप का है देखो ना पेयर वाइज में A1 B1 और ये, इस पर हमने वैल्यू रखा, फिर एक एक कंडीशन यहाँ लगाए, इसको बराबर करके फिर हल करते करते क्रमिक युग्म का रूल लगाया गया। उसके बाद देखा गया कि जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकालें बराबर था वो पॉइंट भी बराबर मिल गया। अब इसी को बोल देते हैं फलन एकाकी होने का कंडीशन है ना। ठीक है, चलिए अब आच्छादक के लिए अब देखो यहाँ समझना है, अब बस लैंग्वेज लिखना है ना। समझना है। अब यहाँ से आप इस एग्जाम्पल को साइड में लिख करके ना, एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग ना, मतलब एग्जाम्पल जो लिया है केवल समझने के लिए है ना। तो अब हम लोग यहाँ क्या ले लिए, ये हो गया आपका f। ये f कहाँ से कहाँ गया है, डिफाइन कहाँ से कहाँ तक था, a क्रॉस b से b क्रॉस a ना। अब इसको अच्छे ध्यान समझिएगा। a क्रॉस b, बताओ a क्रॉस b में एलिमेंट क्या है, ये वाला ना, 1a 1b 2a 2b 3a 3b। और मैं इसी के साथ साथ ये भी लिख दे रहा हूं कि जो फंक्शन डिफाइन किया गया वो कैसे है ना। अब उसके बाद यहाँ क्या लिखना है, A1 B1 हाँ A2 B2 A3 B3 ना। अब हम लोग क्या देखते हैं आच्छादक में, आच्छादक में क्या देखते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव, सहप्रांत के सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का यह प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए, या प्रांत के किसी न किसी अवयव का यह प्रतिबिंब है कि नहीं है ना। सहप्रांत का प्रत्येक अवयव अगर प्रांत के किसी न किसी का यह प्रतिबिंब है तो फिर क्या बोल देंगे, है ना। चलो अब बताओ, क्या आर्डर पेयर A1 इसके किसी अवयव का यह प्रतिबिंब है, किसका, 1, ये आर्डर पेयर 1A का। हम लोग इसको उठा कर रखेंगे मशीन में, उल्टा करके निकालेगा, इसका मतलब सही बात है। अब इसको चेक करो, इसको बताओ, इसको A3 आर्डर पेयर A3 किसका है, होगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा इसको, ये देखो आता कैसे है या फिर ये आएगा कैसे ना। यहाँ देखो ना, ये वाला एलिमेंट कहाँ का है, A क्रॉस B का है, ये एलिमेंट कहाँ का आएगा, B क्रॉस। तो अब ये आर्डर पेयर A3 है, क्या इसमें से किसी अवयव का यह प्रतिबिंब बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा ना। अब देखो इसमें जो लिखा है आर्डर पेयर चेंज है, इसका आर्डर पेयर अगर चेंज हो जाए चला जाएगा कहाँ पे, कोडोमेन में ना। ये किसका हो सकता है ना, यही तो है। अर्थात यह प्रांत A क्रॉस B के अवयव आर्डर पेयर 3A का यह प्रतिबिंब है, यानी ना, सही है। अब उसके बाद अपना कोई उठा लो, B1 आर्डर पेयर B1, आर्डर पेयर B1 है किसी का, इसका होगा ना, यानी ये जो है इसका पूर्व प्रतिबिंब ये है। अब यहां बताइए ये किसका होगा, यानी इसका पूर्व प्रतिबिंब यहां मिल रहा है कि नहीं, फिर ऐसे
ये भी बताओ, ये तो हम लोग ऐसे 6 एलिमेंट लिए हैं। ऐसे अगर बहुत सारे हो जाएं तो क्या कोई छूटेगा? नहीं छूटेगा ना। तो क्या कहोगे? आच्छादक हो गया, तो लैंग्वेज में क्या लिखोगे? हाँ किस्सा प्रांत का, हाँ हाँ हाँ, किस्सा प्रांत बी क्रॉस ए के सभी अवयव प्रांत ए क्रॉस बी के ना। और या फिर ऐसे कहो, किस्सा प्रांत बी क्रॉस ए का प्रत्येक अवयव प्रांत एफ प्रांत ए क्रॉस बी का यह प्रतिबिंब है। ठीक है, सिंस सह प्रांत ए बी क्रॉस ए ना, सह प्रांत बी क्रॉस ए का प्रत्येक अवयव प्रांत ए क्रॉस बी के अवयवों का यफ प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब का मतलब नियम यफ के द्वारा जो वैल्यू आएगी वो प्रतिबिंब है। ये किसके डिफिनेशन में आता है ना, इसलिए यफ आच्छादक फलन है। ठीक है।